नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं हमारे साथ चर्चा चौपाल। आज हम जिनसे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं भगत सिंह वर्मा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के। नमस्कार भगत जी। नमस्कार जी। आपके श्रोताओं को और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, थैंक यू। अच्छा भगत जी, आप काफी समय से पश्चिम उत्तर प्रदेश मुक्ति की एक संघर्ष आपका एक चल रहा है काफी समय से। तो क्या ये संघर्ष है, क्या मांगे हैं, क्या विचार है, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें। देखिए, उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है। दुनिया के मात्र 4 देश जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। इंडिया, चाइना, यूएसए और इंडोनेशिया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 25 करोड़, राज्य है 1। और यूएसए की जनसंख्या है 35 करोड़ और वहां पर राज्य है 50। तो यही कारण है कि बड़ा राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। पूरा प्रदेश गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था की चपेट में है। यदि मैं बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिले प्रदेश सरकार को 80% राजस्व देते हैं। और जब यहाँ विकास की बारी आती है तो यहाँ मात्र 19% धन खर्च किया जाता है, उसमें से भी आधा कमीशन में चला जाता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों के निर्माण से देश की उन्नति संभव है। यदि मैं छोटे राज्यों की बात करूं, चाहे हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा हो, उत्तराखंड तो नया राज्य बना है वर्ष 2000 में। यदि उत्तराखंड की बात करें तो वहां भी पर कैपिटा इनकम 1,60,000 के आसपास है, जबकि उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम मात्र 90,000 रुपए है। यदि मैं हरियाणा की बात करूं तो वहां की पर कैपिटा इनकम 3.5 लाख रुपए है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का डिवीजन होना चाहिए। और हम लोगों ने लिखा है, महामहिम राष्ट्रपति जी को भी लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाए। और इसके लिए, क्योंकि राज्य महाराष्ट्र में भी विदर्भ के लोगों ने अभी आंदोलन किया, आपके जो है बुंदेलखंड के लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा राज्य अलग होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि जहां भी छोटे राज्यों की जरूरत है उसके हिसाब से राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाए। लेकिन यदि हम भगत जी, इसमें एक सवाल मेरा ये आता है कि जैसे आपने बताया कि राज्य को जो चलाना है, बाकी जो काम करने हैं उसमें थोड़ा दिक्कतें आती हैं, फंड में भी थोड़ी दिक्कत रहती है। तो क्या ये जो दिक्कतें हैं अलग अलग राज्य बना के ही सॉल्व होंगी, या फिर अगर शासन प्रशासन ठीक से काम करे, नेता लोग ठीक से काम करें, तो भी ये सारी दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं? नहीं, आप लोग समझ सकते हैं कि यूएसए की राज व्यवस्था है। यूएसए में बहरहाल वो भी अपने 10 राज्य बना लेते, मतलब 3.5 करोड़ जनसंख्या बैठती है एक राज्य में फिर भी। और हमारे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो पश्चिम प्रदेश की कामना हम करते हैं उसमें फिर भी 8 करोड़ जनसंख्या होगी। तो छोटे राज्यों से कानून व्यवस्था बेहतर होगी और छोटे राज्यों से विकास होगा। और आप लोग समझ सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो पिछले 45 वर्ष से हमारे वकील साथी बराबर ये बात कर रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच बननी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, 45 वर्ष के संघर्ष के बाद आज तक जो है दिल्ली में जो हमारे लुटियंस जोन में बैठे हैं नेता, उन्होंने आवश्यकता महसूस नहीं की कि मेरठ में या आगरा में एक हाई कोर्ट की बेंच ही बना दी जाए। आप लोग समझ सकते हैं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद हमारा 700 किलोमीटर यहां से दूर है, 700 किलोमीटर दूर हमारा हाई कोर्ट है। और उसके पास ही 150 किलोमीटर दूर पर इन्होंने जो है लखनऊ में हाई कोर्ट की बेंच बना दी। चलो, हमें कोई ऐसी बात नहीं है, आवश्यकता थी तो वहां बना दी, कोई बात नहीं है। लेकिन एक हाई कोर्ट की बेंच मेरठ में भी बना देते। महाराष्ट्र की यदि हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर 4 हाई कोर्ट की बेंच है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की तो वहां 3 हाई कोर्ट की बेंच है। तो ऐसा कौन सा कारण है कि जो सबसे ज्यादा देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला
पश्चिम प्रदेश, और वहां एक हाई कोर्ट की बेंच तक आज तक नहीं बना पाए। तो यहाँ के लोगों को न्याय के लिए 700 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो ये यहाँ की जनता के लिए सरासर अन्याय है। और यदि हम लोग बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पुअर जो है एजुकेशन सिस्टम है और सबसे पुअर हेल्थ सिस्टम है। और हम लोग बता देना चाहते हैं कि जिस दिन बनेगा, ऐसा नहीं है, एक दिन बनेगा पश्चिम प्रदेश। और साथियों, जिस दिन हमारा ये पश्चिम प्रदेश बनेगा तो दुनिया का सबसे रिच स्टेट होगा, देश का ही नहीं दुनिया का। यहाँ पर कैपिटा इनकम देश में ही नहीं, दुनिया के सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाले देश लग्जमबर्ग, कतर, जापान जैसे देशों से भी यहाँ पर कैपिटा इनकम कहीं ज्यादा होगी। और एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम यहाँ पर जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा और सभी को निःशुल्क होगा। आज आप लोग समझ सकते हैं कि शिक्षा कितनी महंगी है, आप समझ सकते हैं कि हेल्थ सिस्टम कितना कॉस्टली है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, सारी समस्याओं का हल मात्र जो है अलग राज्य के निर्माण से है और पश्चिम प्रदेश के निर्माण से है। नहीं, मेरा सवाल भगत जी फिर वही घूम के आ जाता है। आपने बोला कि पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, तो जो प्रयास अलग राज्य बना के किए जाएंगे, या जो आप बता रहे हैं कि अगर अलग राज्य बन जाएगा और उसके बाद हो जाएगा, तो क्या वो प्रयास अभी नहीं हो सकते हैं? नहीं, संभव नहीं है। सबसे बड़ी थोड़ा इकाई में बताइए। व्यवस्था को देखिए, सबसे बड़ी इकाई में व्यवस्था को बनाने में समय लगता है। आप समझ सकते हैं कि 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, और 75 जिलों का संचालन, पूरे इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े राज्य का संचालन मुख्यमंत्री लखनऊ में अकेले बैठ के नहीं कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, हरियाणा की मैं यदि बात करूं, 1966 में हरियाणा बना। पहले तो पूरा पंजाब होता था, इसी में हिमाचल होता था, इसी में चंडीगढ़ होता था, इसी में अपना जो है हरियाणा और पंजाब होता था, हिमाचल प्रदेश होता था। तो इसके 4 राज्य बनाए गए। 1966 में अलग राज्य हरियाणा बना, और आज आप लोग समझ सकते हैं कि देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम हरियाणा राज्य में है। तो उसका कारण यही है कि छोटा राज्य होगा, छोटी इकाई होगी, तो वहां मॉनिटरिंग, कोई भी व्यक्ति मॉनिटरिंग सही से करेगा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, बहुत जरूरी है, क्योंकि 8 करोड़ जनसंख्या फिर भी होगी यहाँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में 8 करोड़ जनसंख्या होगी। तो 8 करोड़ जनसंख्या की उन्नति के लिए उन्हें बेहतर कानून व्यवस्था मिले, उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले। और राजा का मतलब भी यही होता है कि प्रत्येक नागरिक को बेहतर से बेहतर सुविधा हम कैसे मुहैया कराएं, ये राजा का कर्तव्य होता है। उसके लिए जो दिल्ली में हमारे नेता बैठे हैं, उन्हें चाहिए कि ये अलग, निश्चित रूप से अलग उत्तर प्रदेश का डिवीजन आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण होना ही चाहिए। यदि हम बात करते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, जब काफी समय से आजादी के 78 साल हो गए, 78-79 वर्ष में आप लोग समझ सकते हैं कि इन्होंने एक भी आईआईटी जो है कानपुर में है, वो पूर्वांचल में है। क्या मेरठ में एक आईआईटी नहीं होनी चाहिए थी? क्या एक आईआईटी आगरा में नहीं होनी चाहिए थी? 2 एम्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, एक गोरखपुर में है, एक रायबरेली में है। हम हेल्थ सिस्टम के लिए या तो दिल्ली में जाएं, दिल्ली आप समझ सकते हैं कि कोई इलाज करा सकता है सहारनपुर का व्यक्ति जाके, वहां व्यवस्था नहीं। एम्स में जाते हैं लोग, धक्के खा के जो है फिर प्राइवेट हॉस्पिटल का ही सहारा लेते हैं। तो एक एम्स सहारनपुर में होना चाहिए, एक एम्स मेरठ में होना चाहिए। ऐसा थोड़ी आप बता रहे थे। हम लोग जो है, यदि हम पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादक राज्य है, पूरा प्रदेश पहले नंबर पर है देश में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश उससे भी पहले नंबर पर है। तो सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी के रूप में रेवेन्यू प्रदेश सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाता है। और कितना जाता है? 60,000 करोड़ रुपए पर ईयर, जबकि हमारे गन्ना किसानों का गन्ना भुगतान बैठता है मात्र 35,000 करोड़ रुपए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर ना एम्स की व्यवस्था है, ना कोई आईआईएम है, ना कोई एनआईटी है, ना कोई आईआईटी है। तो छोटा राज्य होगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विचार करेगा। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी को समय ही नहीं है, वो तो गोरखपुर पर तो ध्यान है। मुख्यमंत्री से हमने 1-2 बार कोशिश की, पूरे 12 वर्ष के कार्यकाल में मैं तो मुख्यमंत्री जी से एक बार मिल पाया हूं। मेरे जैसा व्यक्ति भी जब नहीं मिल सकता मुख्यमंत्री को, तो समझिए छोटे राज्य हरियाणा में हम लोग जो है कुछ समय
ओम प्रकाश चौटाला जी, जो इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और मुख्यमंत्री 5 बार रहे हरियाणा के, हम लोगों ने जब चाहा उनसे चंडीगढ़ में मिल लिए, जब चाहे वो दिल्ली आए तो दिल्ली में मिल लिए, हरियाणा भवन में। और यहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलना आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है, क्योंकि सुबह से शाम तक काम भी बहुत ज्यादा है, बड़ा प्रदेश है और बड़ा राज्य होने के कारण निश्चित रूप से समस्या सबके लिए है। आप समझ सकते हैं कि क्या युवाओं को नौकरी मिलनी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्लास 1 सर्विसेज में मात्र 2% युवाओं को नौकरी है। और यदि मैं बात करूं फर्स्ट के अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास की नौकरियों की, तो वहां मात्र 6 से 7% है, जबकि यहाँ की भागीदारी कम से कम 30% होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से लगातार आजादी से अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भारी उपेक्षा की जा रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राज्य का निर्माण होने से ऐसा नहीं है, ये देश को भी लाभ होगा। यहाँ का इनकम टैक्स बढ़ेगा, भारत सरकार का भी, और सभी तरह के और टैक्स बढ़ेंगे, अच्छे बड़े उद्योग धंधे लगेंगे और छोटे राज्य को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो इसलिए जरूरी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुक्ति मोर्चा, जो हम लोगों ने इसके माध्यम से बराबर, अभी हम लोगों ने बुलंदशहर में मीटिंग की, अभी हापुड़ जिले में मीटिंग की, पिछले दिनों मेरठ में हमने बहुत बड़ी मीटिंग की थी अलग राज्य को का निर्माण कराने के लिए। सहारनपुर में तो हम लोग मुजफ्फरनगर में बराबर करते रहते हैं, मुरादाबाद, बिजनौर में, अमरोहा में हम लोगों ने मीटिंग की कि भाई हमारा अलग राज्य होना चाहिए। तो पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारा अलग राज्य नहीं होगा। और इसके लिए हम लोगों ने एक संगठन और भारतीय किसान यूनियन वर्मा भी हम लोगों ने बनाई हुई है, क्योंकि मैं तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ काम किया। मेरा सौभाग्य है कि मैंने तो चौधरी चरण सिंह जी जैसे देश के महान नेताओं के साथ काम करने का अवसर मुझे मिला है। और चौधरी चरण सिंह जी भी चाहते थे कि वास्तव में उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसलिए इसका विभाजन होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश को जब तक छोटा राज्य नहीं होगा, यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, यहाँ एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं होगा, यहाँ हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं होगा। जब तक हमारा पश्चिम प्रदेश का निर्माण नहीं होगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करके हमारा जो है, हमारे साथ साथ चाहे महाराष्ट्र में विदर्भ की राज्य की बात हो, चाहे कहीं और देश में अलग राज्य की डिमांड हो रही हो, तो इसके छोटे छोटे राज्य होने चाहिए। छोटे छोटे राज्यों के निर्माण से देश की उन्नति संभव है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि जैसे आपने बताया अलग राज्य बन जाएगा तो काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, एक बार जहां तक मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि अगर प्रदेश छोटे रहते हैं तो वहां पे कार्य करने में और चीजों को सही तरीके से चलाने में सुविधा रहती है। इसी कारण 2000 में भी 3 नए राज्य बने। उसके बाद हमने देखा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, वो भी एक नया राज्य बना। ठीक है, तो लेकिन अब मैं जानकारी लेना चाहूंगा आपसे कि प्रोसेस क्या रहती है अगर एक राज्य को अलग करना है, एक नया राज्य बनाना है, तो उसके लिए क्या कार्यवाही रहती है? अगर जानकारी है तो थोड़ा दर्शकों से साझा कीजिए। अलग राज्य के निर्माण में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित कर दिया जाए, और वरना तो सीधा सा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 और 3 में ये राइट सारा पार्लियामेंट को है। तो पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी जब चाहे राज्य बना दे, आज ही सेशन बुला के जो है उसका प्रस्ताव पास कर दे। तो ये तो दिल्ली के पाले में गेंद है। इसमें प्रदेश सरकार की, कुछ लोग कहते हैं कि साहब प्रदेश सरकार से प्रस्ताव पास होना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री रही हैं यहाँ बहन मायावती जी, उन्होंने प्रस्ताव पास कर भी दिया था कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाए। बहरहाल वो मुख्यमंत्री रही है 4 बार, तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के किया होगा, वरना प्रदेश के मुखिया जी तो ये काम नहीं करते। तो उनका भी प्रस्ताव वहां पर है। हालांकि वो प्रस्ताव मस्ट नहीं है, उस प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं कि भाई प्रस्ताव प्रदेश से प्रस्ताव जाएगा जब ये अलग राज्य बनेगा। इसके लिए तो जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने जो है उत्तराखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, झारखंड, 3 राज्य बना दिए। तो इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी जब चाहे उन्हें, और निश्चित रूप से देखो
छोटी इकाई से निश्चित रूप से कानून व्यवस्था बेहतर होगी, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होगा, हेल्थ सिस्टम बढ़िया होगा और प्रत्येक नागरिक को उसके हक मिलेंगे। आप समझ सकते हैं, मैंने बताया, अभी जिक्र किया भाई, ऐसा कौन सा कारण है कि जो हमें एक हाई कोर्ट की बेंच भी नहीं मिल सकती मेरठ में? मेरे विचार से धीरज जी आप भी सहमत होंगे, वास्तव में एक मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच तो होनी चाहिए। नहीं, बात आपकी अब सही है। हाई कोर्ट हाईकोर्ट की हमें बेंच जितनी न्याय भी नहीं मिल जनसंख्या रहा, है, न्याय के लिए भी जनसंख्या के हिसाब से हाईकोर्ट भी होना चाहिए, एम्स भी होना चाहिए, आईआईटी भी होना चाहिए। वो बात आपकी सही है। तो इसमें अभी क्या प्रयास चल रहे हैं आपकी तरफ से? देखिए, हमारा बराबर हम लोग गांव गांव गोष्ठी कर रहे हैं, जिला हेडक्वार्टर पर हम लोग मीटिंग करते हैं, बड़ी मीटिंग करते हैं, कमिश्नरी पर हम लोग धरना प्रदर्शन मीटिंग कर रहे हैं बराबर। अभी हमारे साथ काफी लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हमने पुराने नेताओं को भी इसके साथ जोड़ा है, कर्नल सुधीर चौधरी भी इसमें लगे हुए हैं, और हम लोगों ने पश्चिम प्रदेश निर्माण संयुक्त मोर्चा का भी गठन किया है। उसमें जो है हमारा पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा भी है, पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा भी है, और उसके साथ कर्नल सुधीर जी के साथ और हम लोगों के साथ अभी डीपी यादव जी ने भी ये कहा कि भाई वास्तव में हमारा पश्चिम प्रदेश अलग बनना चाहिए। उनके साथ भी अभी हमने 2-3 मीटिंग की है। तो इसलिए जो है बराबर हम लोग संघर्षरत हैं, और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और हमारे पश्चिम प्रदेश निर्माण संयुक्त मोर्चा का संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारा अलग राज्य नहीं बनेगा। इसके लिए हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, और पश्चिम प्रदेश के निर्माण से निश्चित रूप से युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी, युवाओं का विकास होगा, और युवाओं को बेहतर नौकरी मिलेंगी, और यहाँ पर नौकरी के अवसर भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, बड़े उद्योग लगेंगे। हमारे अभी क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा उद्योग है भाई, चाहे वो रेलवे का कोई बड़ी इंडस्ट्री हो, रेलवे से रिलेटेड, या कोई प्रोसेस जो फूड प्रोसेसिंग के लिए बड़े प्लांट लगाए जा सकते हैं, एक भी नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बताइए आप। जबकि मैंने आपको बताया कि यहाँ गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है, और गन्ने से सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्रदेश सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी मिलता है। तो इससे इसका क्या मतलब है कि भाई प्रदेश में बैठी हुई सरकार और केंद्र में बैठी हुई सरकार को लोगों की भलाई के लिए सोचना चाहिए, उसके लिए चिंतन होना चाहिए। तो हम लोग तो प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि मांग करते हैं बराबर, दिल्ली में भी जंतर मंतर पे भी अभी बैठक हुई अलग राज्य के निर्माण के लिए। तो हमारा तो यही है कि भाई कम से कम यहाँ एक एम्स बनना चाहिए, और हमारी परिकल्पना तो है कि जिस दिन ये पश्चिम प्रदेश बनेगा तो हाई कोर्ट भी मेरठ में होगा, पूरा हाई कोर्ट ही होगा, और राजधानी भी हमारी मेरठ में होगी। तो हम तो सहारनपुर से सुबह से शाम तक मुख्यमंत्री से मिलकर अपने सारे काम करके अपने घर आ जाएंगे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटना बहुत जरूरी है, जिससे युवाओं का भी विकास होगा, किसानों को भी फायदा होगा, किसानों को उनकी फसलों के भी बेहतर रेट मिलेंगे। आज आप लोग समझ सकते हैं, सरकार ने अभी पिछले दिनों 30 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया। आप समझ सकते हैं कि 30 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया, 3 रुपए 25 पैसे किराया बढ़ा दिया। भाई इसका क्या मतलब हुआ? जबकि शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 के अनुसार जिन चीनी मिलों पर प्रदेश और देश की चीनी मिलों पर गन्ने का भुगतान बकाया है या ब्याज बकाया है, उन्हें किराया काटने का राइट नहीं है। क्या कर रही है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? एक आदेश है कि शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 का यह आदेश है कि जिन चीनी मिलों पर गन्ने का भुगतान बकाया रहता है, उन्हें जो है 14 दिन से अधिक, उन्हें 15% ब्याज किसानों को देना चाहिए। इसके लिए माननीय हाई कोर्ट लखनऊ इलाहाबाद का भी आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली का भी आदेश है कि प्रदेश के और देश के गन्ना किसानों को ब्याज मिलना चाहिए। आप समझ सकते हैं 30 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया और उसका इस तरह से प्रचार किया जैसे गन्ने किसान मालामाल हो गए। जबकि मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पास में पड़ता है, 10-12 किलोमीटर हमसे झबरेड़ा है, उत्तराखंड शुरू हो जाता है। उत्तराखंड में जो है जो कोल्लू होते हैं, आपने देखे होंगे कोल्लू, छोटे छोटे चरखी भी बोल देते हैं उन्हें, उनमें गन्ने का रेट आज की तारीख में 470 रुपए क्विंटल है। और चीनी मिल जो है हमें उधार दे रहा है, चीनी मिल में हम गन्ना बराबर दे रहे हैं, वो हमें दे रहा है 390 रुपए क्विंटल। तो आप समझ सकते हैं कि 80 रुपए क्विंटल हमें जो है कोल्लुओं से कम गन्ने का भुगतान हो रहा है। मैं दावे से कह सकता हूं कि जिस दिन हमारा पश्चिम प्रदेश होगा,
यहाँ के गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य कम से कम 700 रुपए क्विंटल मिलेगा। मैं एक उदाहरण आपको दे दूं इसी संबंध में। 1967 में जब पहली बार चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उस समय गन्ने का रेट होता था 12 रुपए 10 पैसे क्विंटल। उन्होंने आते ही 5 रुपए बढ़ा दिया, गन्ने का रेट 17 रुपए 10 पैसे क्विंटल कर दिया। उस समय प्राइमरी स्कूल के टीचर की सैलरी होती थी 70 रुपए प्रति माह। सोना होता था 125 रुपए प्रति 10 ग्राम। आज 1000 गुने सोने के रेट बढ़ गए, 1000 गुना मास्टर जी की तनख्वाह बढ़ गई, जो बाबू हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ गई। तो क्या गन्ने का रेट नहीं 1000 गुना बढ़ना चाहिए? चलो 1000 की भी बात हम नहीं करते। हमारा कहना यह है कि भाई कम से कम जो महान कृषि वैज्ञानिक इस देश में हुए हैं, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि C2 प्लस 50% किसानों को उसके आधार पर सारे खर्च जोड़ते हुए प्लस 50% लाभ मिलना चाहिए। तो उसके अनुसार भी गन्ने का दाम कम से कम 825 रुपए क्विंटल कम से कम होना चाहिए। तो उसका कारण यही है कि हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं। भाई हम किसे सुनाएं? हम लखनऊ जाएं, 10-20 लोग वहां खर्च करें, और मुख्यमंत्री जी पता लगा कि वे तो आज गोरखपुर में चले गए, आज रायबरेली चले गए, आज बांदा चले गए, आज झांसी चले गए, तो हम लोग क्या करें? तो छोटी इकाई में गन्ना किसानों की बात भी सुनी जाएगी, यहाँ के मजदूरों की बात भी सुनी जाएगी, यहाँ के छोटे व्यापारियों की भी बात सुनी जाएगी। और मैं आपको बता दूं, अभी इन्होंने किया VBG राम जी, मनरेगा योजना थी वो, हालांकि नाम कुछ भी हो जाए पर कोई ऐसा तो है नहीं। अरे जी राम जी से हमारा कहना यह है कि मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर किसानों को मजदूर उपलब्ध कराने चाहिए। इस बात पर कोई दिल्ली में बैठे हुए नेता बोलने को तैयार नहीं, लखनऊ में बैठे बोलने को तैयार नहीं। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास प्रति ईयर यूनियन बजट में व्यवस्था होती है मनरेगा योजना पे। अब तो उसे मुझे भी यही कहना पड़ेगा, ध्यान VBG राम जी योजना के तहत। तो आज VBG राम जी योजना में उत्तर प्रदेश में 252 रुपए मजदूरी है। और आप लोग समझ सकते हैं, चाहे भले ही आप नोएडा और दिल्ली में बैठे हैं, क्या 252 रुपए में मजदूर मिल सकता है क्या? 500-600 रुपए से कम मजदूर नहीं है। तो हमारा कहना यह है, हम CSCP की बैठक में दिल्ली भी गए, हमने वहां भी सजेस्ट किया कि भाई और तो तुमको कुछ करना नहीं, पर इतना तो कर सकते हो कि 252 रुपए जो है मनरेगा से भुगतान हो जाए और 248 रुपए किसान दे दे, तो किसानों को इससे लाभ हो जाए। शायद जी कनेक्शन चला गया। हाँ, सुन पा रहे हैं जी। तो हमारा कहना है कि मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़ा जाए। तो उसका कारण यही है कि आज हम लोग उत्तर प्रदेश में भी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी लिख के भेजते हैं और चर्चा करते हैं, अखबारों के माध्यम से भी आता है हमारा। तो बड़ा राज्य होने के कारण लखनऊ में हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी जाती। इसलिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण होना चाहिए, जिसके लिए हमारा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। चलिए, धन्यवाद वर्मा जी। थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इशू भी आ गया है और विषय को आपने काफी डिटेल में रख ही दिया है। जो दर्शक देख रहे होंगे, आशा है वो काफी समझ जाएंगे इस विषय के बारे में। और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कोई विषय आएगा तो आपके साथ इसी तरह से बैठ के चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।